हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्जाम 2018। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसे एक बार जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बिहार में जितने भी प्रश्न होते हैं तो वो बार बार रिपीटेड प्रश्न आते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, किसके खिलाफ किए थे? वो किए थे इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। ये कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में ही सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया गया था। ध्यान रखिएगा कि सत्याग्रह आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत चलाया गया था। के खिलाफ चलाया गया था, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा के दौरान हुआ था। तो दांडी मार्च यात्रा कब शुरुआत हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल 1930 से ही क्या शुरू हुआ था? तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से गुजरती है। और ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जमुना के नाम से। ध्यान रखिएगा, जमुना। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। इसके बाद तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। इसके बाद असम में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दिहांग। इसके बाद है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास या चेमायुंग। ध्यान रखिएगा, चेमायुंग दंग से ये निकलती है। हिमनद है तो चेमायुंग दंग से कौन निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत के क्षेत्रों से। इसके बाद है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा कि पणजी किसकी राजधानी है? ये गोवा की राजधानी है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मांडवी नदी पर। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि गोवा को कब आज़ाद कराया गया था? तो 1961 ईस्वी में कराया गया था। इस पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का अधिकार था। ध्यान रखिएगा। और ये कौन से भारत का राज्य है? तो 25वें क्रम का ये राज्य है गोवा। ठीक है। इसके बाद है कि रिडक्शन में शामिल है। ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन में क्या शामिल है? तो वो है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? त्याग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो त्याग करते हैं। और जो ध्यान रखना है, जो अवकरण होता है, अवकरण, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तो हानि होती है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा कि जो एंटोमोलॉजी विज्ञान है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो है कीटों के, यानी कीड़े के अध्ययन से। ध्यान रखिएगा, तो एंटोमोलॉजी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो कीड़ों के अध्ययन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो माना जाता है कुछ आदिवासी जातियों द्वारा, वो किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा कि जो डोनी पोलो है एक धर्म है, स्थानीय धर्म है। इसका प्रचलन कहाँ पे है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है कि किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किस राज्य में दूसरी आधिकारिक, किस राज्य में? तो चलिए देखते हैं किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो वो है उत्तराखंड की। इसके बाद है कि चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। द्रव्यमान और वजन दोनों अपरिवर्तित होता है? नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। द्रव्यमान क्या होता है? तो स्थिर रहता है और केवल वजन कम हो जाता है। ध्यान रखना है कि द्रव्यमान क्या होता है? तो स्थिर रहता है, लेकिन वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की सतह से कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर लाई जाती है तो उसका वजन क्या हो जाएगा? तो वो कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद है
द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि मिजोरम राज्य की राजधानी है। ध्यान रखिएगा कि मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो वो है आइजोल में। कहाँ पे है, आइजोल में। इसके बाद है मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद है कि संतोष ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी से कौन जुड़ा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फुटबॉल। इसके बाद है डीसीएम ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप। ध्यान रखिएगा डुरंड कप का संबंध किससे है, तो खेल से है। इसके बाद है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वो है जैसे पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना है। लेकिन तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह परिवर्तन नहीं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत की कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। और इस कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। ध्यान रखिएगा माही नदी 2 बार इसे काटती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ध्यान रखना है जिसका वर्तमान में नाम था, इसका नाम चेंज करके 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त कब कर दिया गया था, तो 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ध्यान रखना। और इसका कार्यकाल कब से था, तो 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसके बाद है कि किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। और ध्यान रखना है कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो महामाना। ध्यान रखना है महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यांमार। इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार। इसमें कुल कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। ध्यान रखिएगा काठमांडू में। इसके बाद है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। चलिए देखते हैं कौन कौन। तो पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, इंडिया, इसके बाद है नेपाल, इसके बाद है भूटान, इसके बाद है बांग्लादेश, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद है श्रीलंका और मालदीव। ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं अफगानिस्तान, इसका सदस्य कब बना था, तो 2007 ईस्वी में बना था। ध्यान रखिएगा 2007 में। अंतिम देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। इसके बाद है कि भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ये क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का। इसके बाद है कि अजंता और एलोरा स्मारक किसकी अवधि के दौरान निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो अजंता और एलोरा का जो गुफा है ये किसके दौरान तैयार किया गया था, ये किया गया था राष्ट्रकूट वंश शासक के समय किया गया था। ठीक है। और अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ध्यान रखना कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था, जो कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ध्यान रखिएगा किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से ये संबंधित है गुफा। इसके बाद है कि पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो पुस्तक यशोधरा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा कि जो पुस्तक यशोधरा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा जो महात्मा बुद्ध थे उनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। और उनके पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये दोस्तों करंट का है। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग
बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा नालंदा महाविहार। इसके बाद है, चलिए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति क्या कार्य करते हैं या करता है? तो वो कौन करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो उसके कार्य को कौन निर्वहन करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ध्यान रखना है कि इस पद पर कौन किए थे कार्य? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ध्यान रखना है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि नामा 11 देशों का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है? ध्यान रखना है कि जो नामा 11 है ये किसका समूह है? ये है विश्व व्यापार संगठन का, WTO का है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। इसकी स्थापना कब की थी? तो 1995 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। ध्यान रखिएगा, जेनेवा में। इसके बाद है रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? ध्यान रखिएगा कि रात का जो अंधापन होता है यानी रतौंधी होता है किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ध्यान रखिएगा। और इसका अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है गाजर। ध्यान रखिएगा, गाजर। इसके बाद है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा जो नीली क्रांति के संबंध है वो किससे है? तो वो मत्स्य पालन के विकास से है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? वो है E.M. फॉस्टर। लेकिन ध्यान रखिएगा ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो वो है नीरद सिंह चौधरी। ध्यान रखिएगा, नीरद सिंह चौधरी है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फॉस्टर है। लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरद सिंह चौधरी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पौधों के निम्न समूहों में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है वो हो जाएगा पाइन और सीडार। इसका राइट आंसर होगा पाइन और सीडार। इसके बाद है कि कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है? ध्यान रखिएगा कि कृषि प्रणाली में कौन सा एक सिंचाई का विधि नहीं है? तो वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कदम सिंचाई। ध्यान रखिएगा कि कृषि प्रणाली में कौन कौन सिंचाई के अंतर्गत आते हैं? विधि के अंतर्गत वो आते हैं सेंचक सिंचाई, सतह सिंचाई और टपकन सिंचाई। लेकिन कदम सिंचाई इसके तहत नहीं आता है। इसके बाद है कि रडार प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि रडार का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? वो होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए। ध्यान रखिएगा कि रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए रडार, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ध्यान रखिएगा इसकी खोज किसके द्वारा किया था? तो टेलर और यंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि रडार के आविष्कार कौन थे? तो वो थे टेलर और यंग। कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1922 ईस्वी में इसके आविष्कार किए थे टेलर और यंग के द्वारा। इसके बाद है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? ध्यान रखिएगा कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? तो वो कौन थे? वो थे बिरसा मुंडा। ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए, फिर से इसे रिपीट करते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा। इसके बाद है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? तो ध्यान रखिएगा जो महात्मा गांधी थे अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे। ध्यान रखिएगा MG रनाडे। और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के बचपन के नाम क्या था? तो मोनिया था। ध्यान रखिएगा मोनिया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनके कितने पुत्र थे? तो 4। और इससे 5वां पुत्र किसको मानते थे ये अपना? तो जमुना लाल बजाज को मानते थे। इसके बाद है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए
ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण शासन को शक्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर सॉइल यानी मृदा। क्या होगा, तो मृदा होगा। इसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, ये होगा इसका राइट आंसर होगा भारत के लोक लेखा से। किससे संबंधित है, तो भारत के लोक लेखा से। इसके बाद है, चलिए ये तो देख रहे हैं ये करंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि गैसों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हरित गृह प्रभाव को योगदान देता है, तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और गैस है CH4 हो गया। इसके बाद है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है जल वाष्प। ध्यान रखिएगा जल वाष्प। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कब किए थे, तो 1885 ईस्वी में। कहाँ पे, तो मुंबई में किए थे। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ कराया गया था, तो बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन कराया गया था। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसके बाद है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। तो ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार का नींव किसके द्वारा रखा गया था, तो कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। और इसके मृत्यु के दौरान इसके कार्य को किसने पूरा किया था, तो वो किए थे इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से राजधानी कहाँ ला दिया गया, तो दिल्ली में ला दिया गया। और पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो संसदीय प्रणाली है, भारतीय संविधान की किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है, तो जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिया गए हैं, तो UK से लिया गए हैं। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम से। इसके बाद है कि जापानी एन्सीफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो जापानी एन्सीफेलाइटिस जो है ये किसके माध्यम से फैलता है, तो वो फैलता है मच्छर के काटने और सुअर से। ध्यान रखिएगा कि मच्छर और सुअर के ये फैलता है कौन सा रोग, तो जापानी बुखार। इसके बाद है कि सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज तार है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गलनांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, जो फ्यूज होता है, फ्यूज तार होता है, ये सीसा और टीन का बना होता है, SN+PB का बना होता है। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो गलनांक होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो गलनांक निम्न होना चाहिए। और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो उच्च होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये गलनांक निम्न होना चाहिए। इसके बाद है कि इनमें से कौन रॉकेट अधिनियम 1919 के बारे में, चूंकि यहाँ पर रॉकेट नहीं होगा रॉलेट एक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है में सच है। तो जो रॉलेट एक्ट था ये कब आया था, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, ये आया था 1919 ईस्वी में आया था रॉलेट एक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया। बिल्कुल संदेह पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, तो उसे गिरफ्तार और कैद कर दिया जाता था। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन B होगा। इसके बाद है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पुमपोर अपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केसर के लिए। ध्यान रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पुमपोर अपलैंड, ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो पुमपोर जो अपलैंड है एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। किसके लिए, तो केसर के लिए। ध्यान रखिएगा कि भारत में एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ पे केसर की खेती की जाती है, उत्पादन किया जाता है। किस मिट्टी में, तो करेवा मिट्टी में। ध्यान रखिएगा करेवा मिट्टी में की जाती है। और विश्व में कहाँ की जाती है सर्वाधिक, तो ईरान में की जाती है। और ध्यान रखिएगा कि किश्तवाड़ पूछा जाए कि कहाँ पे किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में।
ठीक है, किश्तवाड़ क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा करेवा मिट्टी भी हो जाएगा और पंपोर अपलैंड में भी इसकी खेती की जाती है। इसके बाद है कि चरक संहिता का काम किस पर था। तो ध्यान रखिएगा कि जो चरक संहिता का काम किस पर था, तो वो था चरक संहिता। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है चरक के द्वारा। ये किससे संबंधित था, ये दवाई से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि जो चरक थे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा कि जो चरक थे किसके दरबार के चिकित्सक थे, वो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। और ये क्या थे, क्या लिखा गया था इनके द्वारा, तो चरक संहिता। इसके बाद है कि एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो मिश्रण होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से कौन सा होता है, तो ब्यूटेन होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है, तो कौन सा है, वो है प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए परागण। ठीक है, इसके बाद है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास है। ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक करता है। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, तो वो है ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 124 में किया गया है। और उच्चतम न्यायालय का गठन किस में किया गया है, तो 214 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को 5 प्रकार रिट जारी करने का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत 5 रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। और जो उच्च न्यायालय होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। इसके बाद है जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये विकसित होता है, ये होता है एधा कैम्बियम से। ध्यान रखिएगा किससे उत्पन्न होता है, ये होता है विकसित एधा कैम्बियम से। अब ध्यान रखिएगा कि जाइलम को जो काम किया क्या होता है, तो वो होता है जल और लवण का पहुंचाना जड़ के माध्यम से। इसके बाद फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो खाद्य पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि जो जाइलम होता है ये निर्जीव ऊतक होता है। क्या होता है, तो निर्जीव ऊतक होता है। ध्यान रखना है कि जो जाइलम होता है ये क्या होता है, तो निर्जीव ऊतक होता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये क्या होता है, तो सजीव ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा ये सजीव ऊतक होता है। कौन, तो फ्लोएम। इसके बाद है कि कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव द्वारा निर्मित किया गया था, वह किस वंश का था। ध्यान रखिएगा कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, जो उड़ीसा में है। ये सूर्य का मंदिर है कोणार्क मंदिर, या इसे काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और ये किस वंश के शासक थे, तो गंग वंश के शासक थे। ध्यान रखिएगा गंग वंश के शासक कौन थे, तो नरसिंहदेव प्रथम जो किसका निर्माण कराए थे, तो कोणार्क मंदिर जो किससे संबंधित थे, भगवान सूर्य से। इसके बाद क्या इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1984 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन अब नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।